तो फिर आइए बेटा, कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। कल इतिहास का सेशन भी हमने आपके लिए चालू कर दिया था। तो आइए, कल हमने देख लिया था कि क्या होता है इतिहास, और इतिहास को एज अ सब्जेक्ट हमारे इंडिया में क्यों लिया गया, और लिया गया तो किसके द्वारा लिया गया? अंग्रेज़ों के द्वारा लिया गया। अंग्रेज़ों ने इतिहास को क्या किया? एज अ सब्जेक्ट शामिल किया। फिर उनके साथ क्यों वो शामिल किया? उन्होंने ये क्यों शामिल किया? क्योंकि बेटा उनके साथ प्रॉब्लम थी। उन्हें भारत में शासन करना था, और किसी भी देश में शासन करने के लिए वहाँ की सभ्यता और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के जो लिखित साक्ष्य थे वो संस्कृत भाषा में थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? एक सोसाइटी बनाई जो क्या करती थी? जो बेटा ट्रांसलेट करती थी हमारे ग्रंथों को, हमारे लिखित साक्ष्यों को। ठीक है। उसके बाद हमने आपको कालिदास के बारे में बता दिया था थोड़ा सा कि उनके कौन कौन से ग्रंथ थे, उनमें से कौन कौन से ग्रंथ ट्रांसलेटेड किए गए थे। आइए बेटा, आज हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है, एक्चुअल में हिस्ट्री के मायने क्या हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बेसिक से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बेटा देखते हैं, जो ये हिस्ट्री शब्द है क्या है? हिस्ट्री शब्द है, ये किससे बन के आया है? हिस्टोरिया से। किससे बन के आया है? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया किससे बन के आया है? हिस्टोरिया शब्द से बना है। आगे लिख लो, शब्द से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिया शब्द से बना है। ठीक है। और ये जो हिस्टोरिया शब्द है बेटा, ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि मान लो बेटा, हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? पूर्वजों के बारे में जानना है। तो हमारे पूर्वज बेटा सतह के ऊपर तो नहीं मिलने वाले हैं, सतह के नीचे ही मिलेंगे। अब बेटा मान लो कि हमने यहाँ पे खुदाई की और हमें वहाँ से एक पत्थर या कोई साक्ष्य मिला। क्या मिला? साक्ष्य मिला। तो उस साक्ष्य पे रिसर्च करना, एनालिसिस करके जानना क्या कहलाता है? हिस्टोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोरिया कहलाता है। मतलब किसी साक्ष्य पर रिसर्च करना और उस पर एनालिसिस करना क्या कहलाता है? हिस्टोरिया कहलाता है। और उसी रिसर्च और उसी एनालिसिस पे कोई ग्रंथ लिख देना क्या कहलाता है? हिस्टोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोरी कहलाता है। तो थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेके बेटा देखते हैं। ये मान लो हमारा क्या है? दिल्ली सल्तनत है। क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में हमने क्या की बेटा? खुदाई की। और खुदाई से हमें क्या? उत्खनन से मिला। उत्खनन से यहाँ पे बेटा हमें क्या मिल गया? एक अभिलेख मिल गया। क्या मिल गया? अभिलेख मिल गया। अब बेटा इस अभिलेख का हम क्या करेंगे? अभिलेख क्या है? पत्थर है मान लो। ठीक है। पत्थर का अभिलेख मिला। अब इससे बेटा हम क्या करेंगे? उस समय बता देंगे। ठीक है। और ये जो पत्थर है क्या ना, इस पे अशोक के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? अशोक के बारे में लिखा गया है। तो इस पत्थर को हम देख कर, इस पत्थर को एनालिसिस करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, और हम यहाँ से सीधे सीधे पहली बात जो बता सकते हैं कि जो अशोक का साम्राज्य था कहाँ था? दिल्ली तक था। कहाँ तक था? दिल्ली तक था। और उस समय की कला के बारे में बता सकते हैं। किसके बारे में बता सकते हैं? कला के बारे में बता सकते हैं। उस समय की पॉलिशिंग के बारे में बता सकते हैं कि पत्थरों पे कैसी पॉलिशिंग करते थे, कैसी लिखावट थी। ठीक है। इनके बारे में बता सकते हैं। एक चीज़ और बता सकते हैं, क्योंकि जो पत्थरों के साइज़ हैं बेटा, मान लो बहुत बड़े बड़े साइज़ हैं, तो उस समय के परिवहन विभाग के बारे में बता सकते थे कि उस समय का परिवहन कितना अच्छा था। उस समय के कला के बारे में बता सकते, उस समय की संस्कृति के बारे में बता सकते। तो बेटा ये सारी जो रिसर्च की जाती है इसके बारे में, ये रिसर्च कहलाती है हिस्टोरिया। और अगर इस पर कोई ग्रंथ लिख दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ग्रंथ लिख दिया जाए। इस पर कोई अगर ग्रंथ लिख दिया जाए तो ये ग्रंथ क्या कहलाएगा? हिस्ट्री कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? हिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा बेटा हिस्टोरिया का मतलब और हिस्ट्री का मतलब। ठीक है। ये इरेज कर देते हैं हम।
सबसे पहले इस वर्ड को, हिस्टोरिया वर्ड को यूज करने वाला कौन था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। हिंदी में लिख देते हैं बेटा आपको। इस शब्द को सबसे पहले यूज करने वाला कौन था? हेरोडोटस था। ये कहाँ का रहने वाला था बेटा? ये यूनान का था। कहाँ का था? यूनान को। इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हिस्ट्री का जनक। इसे हिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है बेटा। इसने जो पहली पुस्तक लिखी थी बेटा, इसका नाम था, पहला इतिहास ग्रंथ जो इसने लिखा था बेटा, इसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। इसके जो मतलब विश्व का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया वर्ल्ड का, उसका क्या नाम था? हिस्टोरिका नाम था। भारत में जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया बेटा, क्या था? भारत का पहला इतिहास ग्रंथ क्या था बेटा? पहला इतिहास ग्रंथ था बेटा, वो था राजतरंगिणी। क्या था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बेटा भारत का पहला इतिहास ग्रंथ था। राजतरंगिणी भारत का और ये किसकी रचना थी बेटा? कल्हड़ की। किसकी रचना थी? कल्हड़ जी की रचना थी। किसकी मतलब भारत का पहला इतिहास ग्रंथ बेटा किसने जो लिखा गया, उसका नाम था राजतरंगिणी नाम था। और ये किसकी रचना थी? कल्हड़ जी की रचना थी। इसमें बेटा किसके बारे में बताया गया है? इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। किसका? कश्मीर का इतिहास बताया गया था। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने सीख लिया। आइए देखते हैं डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। कहने का मतलब इतिहास का विभाजन। क्या देखते हैं हम लोग? इतिहास का विभाजन। इतिहास को कितने भागों में बांटा और किसने बांटा, तो आइए देखते हैं। डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, कहने का मतलब इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन क्या है बेटा? इतिहास का विभाजन। तो बेटा इसको किसने बांटा था पहले वो देख लेते हैं। इसको बांटा था जेम्स मिल ने। किसने बांटा? जेम्स मिल ने बांटा। और किस बुक में बांटा बेटा? किस बुक में बांटा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था बुक का नाम? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में इन्होंने बांटा। तो जब इन्होंने बांटा तो इन्होंने 3 पार्ट में बांटा। किस में बांटा बेटा? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला जो था बेटा हमारा हिंदू काल था। क्या था? हिंदू काल। और जो दूसरा निकल के आया इसको हमने कहा मुस्लिम काल। क्या कहा? मुस्लिम काल। और तीसरा बेटा जो निकल के आया इसको हमने कहा आधुनिक काल। क्या कहा? आधुनिक काल। क्या कहा? आधुनिक काल कहा। बाद में बेटा इसे जो हम लोगों ने क्या कहा, इसे कहा हमने प्राचीन काल। क्या कहा? प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है। दूसरा वाला क्या था? मध्यकाल। क्या था? मध्यकाल।
मेडुअल हिस्ट्री। और लास्ट वाला जो था बेटा एज वेल एज रहा आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो बेटा इसका प्रारंभ कहाँ से होता है देख लेते हैं। इसका प्रारंभ से 750 ईस्वी तक इसमें दिया हुआ है। और इसमें बेटा 750 से लेकर कहाँ तक, 1757 तक। कहाँ तक, 1757 तक की बात की गई थी। हाँ, उसके बाद मुग़ल राज, ठीक है, 1757 तक की बात की। उसके बाद अंग्रेज आ गए थे। और बेटा यहाँ पे 1757 से लेकर कहाँ तक, 1947 तक की बात की गई थी। 1900। अब बेटा देखा जाए तो इन्होंने जब डिवाइड किया था तो इसको हिंदू काल क्यों कहा, इसको मुस्लिम काल क्यों कहा, इसको आधुनिक काल क्यों कहा। बेटा इसको हिंदू काल इसलिए कहा क्योंकि उस समय जितने भी राजा राज कर रहे थे, अब जिनका शासन चल रहा था, वो सारे के सारे हिंदू थे। फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद बेटा क्या होता है, मुग़ल शासन आ जाता है। क्या आ जाता है, मुग़ल शासन आ जाता है। चाहे वो सल्तनत काल हो या मुग़ल काल हो, दोनों मुग़ल काल में ही आते हैं, मतलब कि मुस्लिम काल में ही आते हैं। इसमें भी दो काल चले थे, एक सल्तनत काल, एक मुग़ल काल, तो दोनों मुस्लिम काल में आ जाते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है तीसरा, ये आधुनिक काल। तो इन्होंने क्या किया था, धर्म के आधार पर डिवीज़न किया था। क्या किया था, धर्म के आधार पर डिवीज़न किया था। अब आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि ये जो ब्रिटिश राइटर हैं जेम्स मिल, ये धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, इतिहास को भारत के बांट रहे हैं। तो बेटा चलो अच्छी बात है, आप बांटो। हमारा हिंदू काल रहा, उसके बाद मुस्लिम आए तो क्या हो गया, मुग़ल काल हो गया या मुस्लिम काल हो गया। जब बेटा तुम आए हमारे यहाँ राज करने, क्रिश्चियन आए, ब्रिटिश आए, तो उससे तुमने ब्रिटिश राज क्यों नहीं कहा, उसे क्रिश्चियन काल क्यों नहीं कहा। आप वो भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं। उसके पीछे इनकी मनसा क्या थी बेटा, हम बताते हैं। अगर ये चाहते तो इसको ईसाई काल कह सकते थे, लेकिन इनकी मनसा क्या थी ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बेटा जब ब्रिटिश आए इंडिया, तो वो इंडिया का शोषण करने आए थे। क्या करने आए थे, शोषण करने आए थे। लेकिन विश्व में वो ये नहीं दिखा सकते थे कि हम इंडिया का शोषण करने आए हैं। वो ये दिखाते थे विश्व में कि इंडिया सपेरों का देश है, यहाँ के लोग उतने विकसित नहीं हैं, उतने जानकार नहीं हैं, शासन करने के लायक नहीं हैं, तो हम इंडिया को विकसित करने आए हैं। इंडिया में क्या है, एक नई रूल रेगुलेशन बनाने आए हैं, इंडिया को विकसित करने आए हैं। वो ऐसा शो करते थे, इसलिए बेटा इसको उन्होंने अपने ग्रंथ में, अपने डिवीज़न में इसको ईसाई काल नहीं शो किया। वरना भाई राज तो आपने भी हमारे यहाँ किया है, जब धर्म के हिसाब से बांट रहे हो तो इसको ईसाई काल कहो, लेकिन नहीं, इसको उन्होंने आधुनिक काल कहा। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि भारत ऐसे लोगों का देश है जो शासन करने के लायक नहीं है, शासन चलाने के लायक नहीं है, डेवलपमेंट करने के लायक नहीं है, तो हम इंडिया को डेवलपमेंट करने आए हैं, ऐसा कहकर वो हमारे यहाँ राज कर रहे थे। उनके पीछे की मंशा क्या थी, भारत का शोषण करना। इसलिए होता नहीं कि अंदर से कुछ और है, बाहर दिखता कुछ और है। तो ये अंदर से तो कुछ इनकी मंशा और थी, और विश्व को दिखा कुछ और रहे थे। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि किसी भी इतिहास को सरल बनाने के लिए, बेटा सरल बनाने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब अगर इतिहास को पढ़ना चाहिए तो उसका डिवीज़न करने की क्या बात है भाई। ये जो आज हम लोगों ने डिवीज़न कर लिया, इंसान मानव विकास को पढ़ना है हमको, तो मानव तो बेटा एक ही पैदा हुआ था, एक ही तरीके का था। ये जाति, धर्म, रंग, कलर, ये तो हम लोगों ने बांट ली ना। तो इसका डिवीज़न क्यों किया गया, इसका डिवीज़न इसलिए किया गया ताकि इसको सरलता से पढ़ा जा सके। कैसे पढ़ा जा सके, सरलता से पढ़ा जा सके, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसका डिवीज़न कर लिया। और इतिहास में बेटा हम लोग पढ़ते क्या हैं, इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या, इतिहास में पढ़ते हम लोग मानव सभ्यता, मानव सभ्यता और संस्कृति।
तो इतिहास में बेटा हम लोग पढ़ते क्या है, मानव सभ्यता और संस्कृति। तो बेटा जो ये डिवीज़न हुआ है ये इसी के तहत हुआ है, मानव सभ्यता और संस्कृति के तहत हुआ है। वरना बेटा हम कहीं से भी इसका डिवीज़न कर सकते, ज़रूरी थोड़ा नहीं था कि यही मतलब कि इन्हीं कालों से डिवीज़न करते, हम लोग कहीं से भी इसका डिवीज़न कर लेते, सीधे सीधे उठाते प्राचीन काल से और क्या करते सीधे सीधे बढ़ाते चले जाते, डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी चीज़ को सरल बनाने के लिए हमने डिवीज़न किया। तो जब डिवीज़न किया तो हमने इन्हीं कालों पे क्यों बांटा, क्यों? क्योंकि बेटा किसी इतिहास जो बताता है वो क्या बताता है, मानव सभ्यता को बताता है और संस्कृति को बताता है। देखना जब हिंदू काल था तब क्या थी, तब की संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग थी। लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम काल आया, तो जब मुस्लिम काल आया तो फिर बदल गई संस्कृति भी और सभ्यता भी। और उसके बाद जब आधुनिक काल आया, मतलब कि ईसाइयों का काल आया, तब फिर चेंज हुई हमारी क्या, हमारी सभ्यता और संस्कृति। इस हिसाब से बेटा इसको हमने 3 भागों में बांट दिया था। किसके हिसाब से? धर्म के आधार पर इन्होंने बांटा था और हमने बेटा सभ्यता देखा कि क्यों इन्हीं समय अंतराल में क्यों बांटा हमने। तो हमने क्यों इन समय अंतराल में बांटा, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी सभ्यता और संस्कृति बदल रही थी, सभ्यता और संस्कृति बदल रही थी बेटा, इसलिए हमने केवल इन्हीं कालों में इनका डिवीज़न किया। तो बेटा आज हम लोगों ने आपको इतना कुछ बताया, भी आगे बहुत कुछ बताया, लेकिन आपके लिए एक बात बताऊं बेटा कि आप मान लो कभी डिमोटिवेट होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप हतोत्साहित हो रहे हैं, तो अपने आसपास अपने संपर्कियों में ऐसे लोगों से आप बात करिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो बेटा सकारात्मक सोच रखते हो, मतलब सक्सेसफुल इंसान हो। आप अपने इतिहास में बेटा उठा के देख लीजिए, आप अपने इतिहास में उठा के देख लीजिए, बहुत से ऐसी पर्सनालिटी हुई हैं जो बेटा क्या है, आपको ऊर्जा देती हैं, आपको सकारात्मक सोच देती हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए हिस्ट्री से बेटा, क्या, नेपोलियन बोनापार्ट। किसका? नेपोलियन का एक एग्जांपल ले लीजिए बेटा। नेपोलियन जो था बेटा पेरिस शिक्षा लेने के लिए गया था। काहे के लिए गया था? पेरिस शिक्षा लेने के लिए गया, और वहाँ पे वो क्या होता है, सामान्य सैनिक के रूप में सेना में भर्ती होता है, और उसके बाद उसे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो करता जाता है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देता। और ये जो जॉब, ये जो वैकेंसीज आई है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बेटा, तो अपनी अपॉर्चुनिटी को आप लॉस मत होने दो। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो इसमें अपना 100% दो और इसको लो। बेटा नेपोलियन बोनापार्ट सैनिक बन के एक एक अपॉर्चुनिटी को पूरा करते हुए क्या करता है, पूरे फ्रांस का बेटा क्या कर लेता है, सम्राट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रांस का सम्राट बन जाता है। और देखते देखते बेटा वो क्या करता है, पूरा यूरोप अपने कब्जे में ले लेता है। क्या कर लेता है? पूरा यूरोप अपने कब्जे में ले लेता है, सिवाय इंग्लैंड को छोड़ के। किसको छोड़ के? इंग्लैंड को छोड़ के। ये बेटा मोटिवेशनल है आप लोगों के लिए। इंग्लैंड को छोड़ के। किसको बेटा? इंग्लैंड को छोड़ के पूरा का पूरा यूरोप अपने अंडर में ले लेता है। क्या कर लेता है? पूरा का पूरा यूरोप अपने अंडर में ले लेता है। और एक बात तो आप लोग जान लीजिए कि ये नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा इंसान है जो उस समय एक मिथ्या फैली हुई थी कि जो एक पहाड़ी थी। कौन सी पहाड़ी थी बेटा? आल्प्स पहाड़ी। क्या? अल्पस पहाड़ी। कौन थी? अल्पस पहाड़ी थी। क्या थी? अल्पस पहाड़ी थी। इसे कोई पार नहीं किया। क्या हुआ? इसे कोई पार नहीं कर सकता था। ऐसी बातें फैली हुई थी कि अल्पस पहाड़ी को कोई पार नहीं कर सकता था, लेकिन नेपोलियन पहला वो आदमी था जो अल्पस पहाड़ी को पार किया। बेटा जब वो ये डिसीजन लेता है कि मैं अल्पस पहाड़ी को पार करूँगा, तो उसके जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि अरे सर ये क्या कर दिया आपने, हम कैसे इसको पार कर सकते हैं, यहाँ तक कोई नहीं पार कर पाया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि मैं तुम्हारा निर्देशन कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ, तो मौत आएगी तो पहले मुझे आएगी। क्यों? क्योंकि उसने एक सकारात्मक सोच डाली अपने सैनिकों के अंदर और निकल पड़ा अल्पस पहाड़ी को चढ़ने के लिए, पार करने के लिए। जैसे वो चलता है बेटा अल्पस पहाड़ी को पार करने के लिए, उसे एक बुढ़िया मिलती है। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने कहा मैं अल्पस पहाड़ी पार करने जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा आज तक कोई अल्पस पहाड़ी पार ही नहीं कर पाया। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है माता जी। उसने अपने गले से एक माला उतार के माता जी को दिया और बोला कि अब दोबारा यहाँ कोई आए, अब दोबारा इधर से कोई गुजरे
तो उससे कहिएगा कि नेपोलियन आया था और नेपोलियन ने अल्पस पहाड़ी को पार किया है। बेटा वो जैसे जैसे पहाड़ी पे चढ़ता जाता था उसके सैनिक पूछते थे अल्पस पहाड़ी कहाँ है, वो कहता था बस अगली वाली पहाड़ी अल्पस है। फिर वो आगे बढ़ता था, फिर उसके सैनिक पूछे अरे महाराज अल्पस पहाड़ी कहाँ है, वो कहता था अल्पस पहाड़ी बस आगे वाली है। एक समय ऐसा आया जब उसके सैनिकों ने पूछा अल्पस पहाड़ी कहाँ है, तो उसने कहा वो तो कब का पीछे छूट गई। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप खेल खेल में मन लगा के कोई चीज़ करते हो ना, किसी चीज़ को अपने प्रोफेशन नहीं फैशन बना के कर लेते हो, मतलब कि ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए खेल है, तब वो चीज़ करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने ये काम कर डाला और ये काम इतना कठिन था। तो बेटा आप ना अपने आसपास अपने साथ में रहने वाले लोगों से हमेशा सकारात्मक सोच लेते रहिए। आपका रूम पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो जो अच्छा कार्य करता है, अच्छी सोच रखता है, उसके साथ रहिए, उसकी सोच लीजिए और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। ठीक है, तो बेटा आज के लिए आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में और हिस्ट्री का आगे की बात हम आपको बताते हैं और यूपीएसआई का एक एक सिलेबस हम आपको पूरा कराएंगे, आपसे वादा किए हैं, तो टेंशन नहीं लेना। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बेटा अलविदा, जय हिंद।